समाचार.com से बात करेंगे डॉक्टर अशोक कपाटिया। नमस्कार। डॉक्टर अशोक कपाटिया जी हिमाचल बीजेपी के स्टेट स्पोर्ट्स पर्सन हैं। कपाटिया जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। कपाटिया जी आप बताएं कि इस वक्त बीजेपी की स्थिति कैसी चल रही है चुनावों में। बीजेपी की स्थिति तो पिछले 5 वर्षों में लगातार बेहतर होती गई है, क्योंकि जैसे कि आज आपको पता होगा कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो आज जारी किया है जी। 2007 में हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसको हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया और गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में भेजा कि इसके अनुरूप ही हमें कार्य करने हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इन 5 वर्षों में धूमल सरकार ने प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में हमने उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को तो लागू किया ही, लेकिन उससे बढ़ के भी कार्य किए। बहुत से ऐसे वादे थे जो हमने नहीं किए थे, लेकिन हमने करके दिखाए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत से लोगों को अफेक्ट करती हैं। आप मजदूरी का ही ले लीजिए। एक दिहाड़ीदार की मजदूरी पहले 5-5 रुपए करके वीरभद्र सिंह बढ़ाया करते थे। प्रेम कुमार धूमल ने शपथ ली और उसी दिन ये फैसला लिया कि ये मजदूरी हम 25 रुपए बढ़ाएंगे, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ी है। यही नहीं रुके नहीं हो। इन 5 वर्षों में हमने मजदूरी बढ़ाकर आज 100% बढ़ाकर 150 रुपए की। तो एक गरीब नवाज सरकार रही है, मददगार सरकार रही है। मजदूरी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें मनरेगा आज हिमाचल में काफी लोगों में पॉपुलर हो चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हुई है, कांग्रेस सरकार ने की है। तो इसे बीजेपी अपना प्रोजेक्ट किस तरीके से प्रोजेक्ट करती है आगे? देखिए आज भी ये प्रचार जो है वीरभद्र सिंह भी कर रहे हैं, आज आनंद शर्मा जी भी करके गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने ये प्रचार यहाँ नहीं, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, जहां कहीं भी इलेक्शन हुए वहां ये प्रचार किया कि हमने प्रदेशों को पैसा दिया, केंद्र ने प्रदेशों को पैसा दिया, ये उसके कारण विकास हो रहा है। मुझे बहुत शर्म आती है ये कहते हुए कि संविधान की जो मूल भावना है, जो संघीय ढांचे की मूल भावना है, उसका ये लोग अपमान कर रहे हैं। क्या दिल्ली में बैठ के पैसे पैदा होते हैं? पूरे देश से पैसा आता है, पूरे देश के लिए स्कीम बनाई जाती है और पूरे देश को एक सेट फार्मूला, गॉड गिफ्ट फार्मूले के तहत पैसा भी वितरित किया जाता है और स्कीमों का पैसा भी आता है। इसमें क्या एहसान है? क्या हिमाचल का कोई अधिकार नहीं है? क्या हिमाचल प्रदेश क्या चीन में है? ये कहना कि ये केंद्र का पैसा है इसके कारण विकास हुआ है, बड़ी शर्म की बात है। सबसे बड़ी बात क्या है? स्कीम बेशक केंद्र की हो, हमने कैसे लागू की ये मैटर करता है। केंद्र की इसी सरकार ने हमें 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए 3 साल लगातार अवार्ड किया है। क्या ये कम उपलब्धि है? इसी तरह और स्कीमें देख लीजिए। 108 की ये बात करते हैं जी, केंद्र का एनआरएचएम का पैसा है। ये आइडिया, इसको किस तरह से लागू करना है, कैसे 45 मिनट में देश के प्रदेश के कोने कोने में बीमार को उठाना है और कैसे उसकी उत्तरदायित्व तय करना है और कैसे क्या क्या किन किन बीमारियों का बिल्कुल फौरी इलाज उसमें होना है, ये सब किसने सोचा? ये हमारी सरकार ने सोचा। 108 की जो स्कीम है ये बेशक केंद्र ने शुरू किया, लेकिन इसे एक प्राइवेट कंपनी मैनेज कर रही है। प्राइवेट कंपनी मैनेज कर रही है एक तय पैमाने पे, एक तय मापदंड पे, और वो स्कीम बनाने वाला कौन है? हिमाचल सरकार। और ये 108 प्राइवेट कंपनी केवल यहाँ नहीं, देश भर के 16 प्रदेशों में हो रहा है ये। लेकिन हिमाचल जैसे पर्वतीय क्षेत्र में इसकी सक्सेस रेट इतनी अधिक कि आज लोग खुद अपने मुंह से कहते हैं कि वाकई 108 है तो हमें खतरा नहीं है। इसी तरीके से 108 के रिगार्डिंग लोपा ने एक मुद्दा उठाया है जी हाँ, कि वही कहते हैं कि 108 एक तो पहले महंगे दामों में खरीदी गई, इसकी फैब्रिकेशन जो है उसकी कॉस्ट बहुत हाई थी, और दूसरा वे ये कहते हैं कि जो इनको चार्जेस पे किए जाते हैं ड्यूटी आवर्स के, वो 2 शिफ्ट की जगह 3 शिफ्ट के पे किए जाते हैं, जबकि एक्चुअल में 2 शिफ्ट लगती हैं। ये एक सरकारी उपक्रम है जिसके तहत 108 कर रही है जीएमआर के थ्रू, और हर वर्ष इनका ऑडिट होता है। जब ये ली गई थी तब भी ऑडिट हुआ, कोई ऑब्जेक्शन, कोई पैराग्राफ दिखा दे, हिलोपा वाले डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखा दें, वो किसी कोर्ट लोकायुक्त के पास जाके दिखा दें, वो केवल बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला। जब 3 साल से लगातार ऑडिट हो रहा है उसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई तो हम उन पे विश्वास क्यों कर रहे हैं? क्या हमें सीए अपने एजी पे विश्वास नहीं करना चाहिए? लेकिन उसमें एक प्रोविजन है कि इसकी सीएजी से भी ऑडिट करवाया जा सकता है। जो डिमांड करे स्पेशल ऑडिट भी हो सकता है। कौन पीछे हट रहा है?
ये पारदर्शी सरकार है, यही सरकार है जो लोकायुक्त लाई, यही सरकार है जिसने कुर्की और जो बेईमानी से पैदा की गई प्रॉपर्टी को अधिग्रहण करने का नियम बनाया, कानून बनाया। प्रेसिडेंट के पास पड़ा है, क्यों नहीं उसको सैंक्शन करने दे रहे? लोकायुक्त प्रेसिडेंट के पास पड़ा है, क्यों नहीं सैंक्शन हो रहा है? किसका कसूर है? हमारी नीयत में खोट नहीं है, हमने यही गवर्नेंस शुरू की है। हमने, अगर आप देखें तो हर जिला मुख्यालय, तहसील में आज कोशिश ये की जा रही है कि हर पब्लिक सर्विस जो है बहुत सस्ते में और सुलभता के कारण के साथ लोगों को मिले। पाटिया जी, एक बात और कही जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भाजपा स्टेट सरकार को जो है वो फंडिंग नहीं करती है, लेकिन अभी पिछले 6 महीनों में लगातार बहुत सारे उद्घाटन हुए, तो ये जो इतने सारे उद्घाटन किए गए, क्या ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे? अगर सरकार के पास, हिमाचल सरकार के पास इतने फंड्स नहीं है तो वे इन उद्घाटनों को क्यों कर रही है, और ये उद्घाटन किस तरीके से प्रोजेक्ट चलेंगे? इसमें आपको थोड़ा भेद करना पड़ेगा जी। 2 चीजें होती हैं, एक उद्घाटन, एक शिलान्यास। बिल्कुल। जो ऑब्जेक्शन हो रहे हैं वो शिलान्यास पे हो रहे हैं, और उद्घाटन उन चीजों का होता है जो बन चुके। बने कैसे? कहीं से पैसा आया तभी बने, और इन 5 सालों में बने, तो क्यों हमारा अधिकार नहीं है कि हम उनका उद्घाटन करें? नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए बजट का प्रावधान किस सरकार ने किया? भाजपा सरकार ने किया, इसलिए उसका उद्घाटन करने का अधिकार किसका है? हमारा अधिकार है। इसमें क्या, किसी को क्या कष्ट है, किसी को क्या पीड़ा है? हमने वीरभद्र सिंह की तरफ पेड़ों के नीचे तो स्कूल नहीं खोल दिए, हमने बजट का प्रावधान किया, बजट के प्रावधान के अनुसार आज शिलान्यास हो रहे हैं। जितने शिलान्यास हुए, हमारे मुख्यमंत्री ने चैलेंज किया है, आप बताइए जो शिलान्यास हुआ है उसको बजट पढ़े, प्रदेश का जो मार्च में पेश किया गया, क्या उसमें बजट का प्रावधान है या नहीं? नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन कीजिए। एक हिमाचल और सेल आजकल एक मुद्दा गरमाया हुआ है, तो इसकी शुरुआत क्या हुई और ये किस तरीके से सामने आया? ये तो वही हुआ जी, पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वीरभद्र सिंह के राज में, जब हमने पिछली बार जब हम सत्ता से गए, बाहर गए, 2003 में हम औद्योगिक पैकेज लेके आए। अटल जी ने बड़ी मेहरबानी की हिमाचल प्रदेश की जनता पे, उन्होंने देखा है कि ये हिली प्रदेश है और यहाँ उद्योग का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं, उन्होंने स्पेशल औद्योगिक पैकेज दिया। सरकार हमारी चलेगी, वीरभद्र सिंह की सरकार है। उस औद्योगिक पैकेज की आड़ में बाहरी लोगों को जितनी जमीनें वीरभद्र सिंह ने दी हैं, उसका शायद रिकॉर्ड कोई भी सरकार नहीं तोड़ सकती। 2400 परमिशंस वीरभद्र सिंह की सरकार ने दी हैं, और उनमें से बहुतायत में वो लोग हैं जो बाहर से आए। मेरे पास तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जब ये लोग हिमाचल कांग्रेस के लोग ये कहते थे कि हिमाचल ऑन सेल, भाजपा के राज में हिमाचल ऑन सेल, विधानसभा में भी उठाया गया, हमारी सरकार ने कमीशन बैठाने की बात की। यही कांग्रेस पार्टी विधानसभा में मानती है और बाहर आके मुकर जाती है कि हम इसके सामने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आप उसी कमीशन के आगे लेके जाते, यूनिवर्सिटीज का मामला लेके जाते, यूनिवर्सिटीज को दी गई जमीन का मामला लेके जाते। हम भी समझते कि हमारे में क्या गलती आई, तो इन्होंने एक भी हलफनामा दायर डीपी सूद कमीशन के आगे नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसके अलावा वीरभद्र, जब ये हिमाचल ऑन सेल का नारा दे रहे थे, तो मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अपने अधिकारियों से कहा कि पिछले 6 महीनों का, वीरभद्र सिंह के केवल पिछले 6 महीनों में जो परमिशनें दी हैं वो लेके आओ। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, पिछले 6 महीनों में जब इवन चुनाव भी घोषित हो चुका हुआ था, तब भी इन्होंने परमिशन दी। उन 97 परमिशन में, उनमें 97 प्रविष्टियां हैं, 97 परमिशन में 33% जो लोग हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बाहर के। लगभग 35% लोग वो हैं जो बाहर के लोग हैं जिन्होंने केवल फ्लैट और जमीनें खरीद के यहाँ रख छोड़नी है। उनमें से कई ऐसे लोग हैं उस लिस्ट में, कई का मतलब लगभग 3 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन कर दिए गए, वो जमीनें बेचने की परमिशन वीरभद्र सिंह ने दी। उन 97 में ऐसे केसेस हैं। वो डीपी सूद की जो रिपोर्ट आई है, अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि उन 2400 परमिशन में प्रदेश के विकास के लिए यदि परमिशन दी जाती है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पावर प्रोजेक्ट्स के लिए कोई परमिशन दी जाती है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अगर इंडस्ट्रीज लगाने के लिए परमिशन दी जाती है, हमें कोई ऑब्जेक्शन। हमें ऑब्जेक्शन वहां है जहां जमीनों को बेचने की परमिशन अनप्रोडक्टिव यूज के लिए दी गई,
प्लॉट खरीदने, जमीनें खरीदने, इन्वेस्टमेंट पर्पज से देने के लिए की गई, ये डीपी सूद कमीशन की रिपोर्ट में है। लेकिन उसी प्राइवेट चैनल ने जिसने कल इसका खुलासा किया था वीरभद्र जी के लिए, उसी में धूमल जी का भी नाम आता है। किस विषय में आता है? कि इन्होंने भी 18 ऐसे प्लॉट्स हैं या 18 ऐसी जमीनें हैं जिनको कि इन्होंने आउटसाइडर्स को सेल किया है, उसी सूद कमेटी की रिपोर्ट में। देखिए, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ की बात चलती है, इंडस्ट्रियल हाउसेज की बात चलती है, और प्रदेश के विकास अथवा जैसे यूनिवर्सिटीज़ का मैं बात कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन की, उस लिहाज से दी गई परमिशंस क्या जायज़ नहीं? लेकिन देखिए, हमारे 20 यूनिवर्सिटीज हिमाचल में 20 छोड़ के आप 24 खोल लीजिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल साथ साथ है और उनके बीच में बिल्कुल गैप भी नहीं है, और इस तरीके से यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं जहां पे वायबिलिटी, यूनिवर्सिटी की भी फाइनेंशियल वायबिलिटी आज की डेट में नहीं है। यूनिवर्सिटीज के पास 500 या 1000 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, वे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं, तो वे यूनिवर्सिटीज, इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज, और जो कि कुछ जगह पे तो एक यूनिवर्सिटी की दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ वॉल टू वॉल टच होती है, तो इस तरीके से वो यूनिवर्सिटीज की अप्रूवल देने की क्या जरूरत थी कि इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज खोली जाए? इसकी पृष्ठभूमि में जाने की जरूरत है, और थोड़ा सा मैं आपको एनलाइटन भी करना चाहूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया, और सेंट्रल नॉलेज कमीशन ने यह कहा कि पूरे देश में आज 1500 से 2000 यूनिवर्सिटीज खोलने की जरूरत है। नंबर 1, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटीज कैसे खुलें, उसके साथ क्या पैरामीटर्स रहने चाहिए, वो उन्होंने सुजेस्ट किए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक वो लागू नहीं की। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अगर आप घोषणा पत्र देखें तो 2007 में हमने डिक्लेयर कर दिया था कि हम हिमाचल की आबो हवा, साफ सुथरी जमीन, वातावरण और लोगों की जरूरत को देखते हुए, क्योंकि हिमाचल के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, वो भी एक कारण था, प्लस इसका एक और एंगल था कि हिमाचल में थोड़े रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे और यहाँ से कुछ मार्केट भी डेवलप होगी। ये सोचते हुए हमने ये वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हिमाचल को हम शिक्षा हब बनाएंगे। उसी दौरान नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट आई कि देश में इतनी यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने, यहाँ आप हैरान होंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का पहला बिल खुद स्वयं वीरभद्र सिंह ने पास करवाया था। कालू झिंडा नालागढ़ में जो है, जो स्थान चिन्हित किया गया था यूनिवर्सिटीज खोलने के लिए, वो वीरभद्र सिंह के जमाने में। तो काय के लिए था? वहां होटल बनाने थे क्या? उन्होंने भी तो यूनिवर्सिटीज खोलनी थी। वो किस मुंह से कर रहे हैं? वीरभद्र सिंह यहाँ सोलन में जाते हैं तो वो कहते हैं यूनिवर्सिटीज का विरोध करते हैं, कांगड़ा में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं यूनिवर्सिटीज के मैं प्रिंसिपली मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। नंबर 1। नंबर टू, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है कि हमने हिमाचल प्रदेश को शिक्षा हब बनाना है। लेकिन इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटी, कितनी ज्यादा है? 12 तो है। 12 क्या 20 खुल जाएंगे तो क्या? 19 यूनिवर्सिटीज फंक्शनल है। बेशक, आप सुनिए, नंबर 1, इट इज नॉट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दीज आर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। हर एक यूनिवर्सिटी को लगभग 250 बीघा मेरे ख्याल से जमीन की आवश्यकता होती है। क्या हिमाचल सरकार ने उनको जमीन दी? उन्होंने खुद मैनेज की। कहाँ से खरीदी? मार्केट से, किसानों से। हिमाचल ने कोई 1 इंच भी जमीन दी उनको, एक्सेप्ट कालू झिंडा, जो कि एजुकेशन हब का पहले से प्रपोज्ड प्लान था। लेकिन सुनिए जनाब, पूरी बात सुनिए। आप पूरी बात को सुनेंगे तो आप खुद मान जाएंगे कि जरूरत है। हिमाचल प्रदेश को पहले उद्योगों की कब वीरभद्र सिंह ने सोचा कि उद्योगों की जरूरत है? क्या हिमाचल की भाजपा सरकार औद्योगिक पैकेज नहीं लेके आई? क्यों लेके आई? आप बोलेंगे क्या जरूरत है? नालागढ़ में इतनी इंडस्ट्री की क्या जरूरत है? आप बताइए ना। पोल्यूशन फैल रहा है, सड़कों पे इतना दबाव हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गई, क्या जरूरत थी इंडस्ट्री लाने की? ये भी एक मुद्दा है। वाई यूनिवर्सिटीज अलोन? और यूनिवर्सिटीज को जारी रखना, चालू रखना, सुचारू रखना और उसकी वायबिलिटी बनाए रखना उन्हीं प्राइवेट प्लेयर्स का काम है। नंबर 1। नंबर 2, उसकी गुणवत्ता की जिम्मेवारी किसकी है? हिमाचल प्रदेश सरकार की। जब 1-2 साल में यूनिवर्सिटीज ज्यादा खुली, उसके बाद जब ये ह्यू एंड क्राई हुई कि यहाँ पे शिक्षा जो है बेची जा रही है, बाजारीकरण हो रहा है, ये हो रहा है और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने रेगुलेटरी कमीशन बनाया। एंड नॉट ओनली बनाया, जो ओरिजिनल उसका लॉ था
उसके अगले ही सत्र में उसको और कठिन किया गया और सख्त किया गया। अब जैसे जैसे जो प्रॉब्लम्स रेगुलेटरी कमीशन के पास आती हैं, उन कमीशन की उन प्रॉब्लम्स को लेकर सरकार के पास आता है कमीशन, और उस लॉ में जो भी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स होती हैं ये सरकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। पहले सिंगल वन मैन कमीशन था, आज उसमें और भी मेंबर जोड़ेंगे। तो जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो हमारी जिम्मेवारी है, मगर एक बात याद रखनी पड़ेगी, जो भी लोग यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जो वाइबल नहीं होगी वो खुद ही चले जाएगी। पहली बात, उनकी जमीन को किसी और पर्पज के लिए नहीं दिया जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ हमारे मैनिफेस्टो में भी आने वाला है। लेकिन वहाँ पे ये कहते हैं कि 15 साल के बाद उसे 25 साल के बाद 25 साल के हाँ बाद। उस जमीन का कुछ नहीं होने वाला, ये सब ये कहते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि वो चेंज कर सकते हैं उस यूज को। बट वी आर कमिंग अप विद दैट क्लैरिफिकेशन ऑल्सो इन आवर मैनिफेस्टो। तो उसकी भी चिंता छोड़ दो कि उस जमीन को किसी होटल या रिसोर्ट बना देंगे, जो कि कांग्रेस फैला रही है। बिल्कुल, ये इस बात की चिंता आप छोड़ दीजिए। दूसरा, तीसरी बात ये है, कर्नाटका में जाइए आप, बेंगलोर के आसपास ही मेरे ख्याल से 2 दर्जन यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस, यहाँ से स्टूडेंट्स कर्नाटका बेंगलोर में पढ़ने जाते थे, आज यहाँ रहेंगे। और हर यूनिवर्सिटी को, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी देख लो, आज से 20 साल पहले क्या हाल था उसका, क्या एक इंस्टीट्यूशन को इवॉल्व करने में समय नहीं लगता? केंद्र के पास पैसे की कमी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज बुरी हाल बदहाली क्यों है? 2 साल से खुली हुई है। आप बताइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस भी नहीं बना है, फैकल्टी भी नहीं आ रही है, स्टूडेंट्स भी कम है, वो प्रश्न क्यों नहीं उठाते? सेंट्रल यूनिवर्सिटी इट इज अभी डिस्प्यूट में है, कुछ लोग कहते हैं उसे देरा कर दीजिए। डिस्प्यूट में डाला किसने? कांग्रेस पार्टी ने। और कभी कहते हैं धर्मशाला किसने? मैं कहता हूं देरा में अगर कैंपस खुल रहा था, जबकि धर्मशाला में बहुत से कैंपसेस पहले थे, क्या देरा का अधिकार नहीं है? क्या देरा कहीं कांगड़ा जिले से भी दूर है? क्या स्विट्जरलैंड में है? एक छोटी सी बात का इश्यू बनाना कांग्रेस पार्टी का शुरू से मुद्दा रहा है, और ये दुष्प्रचार में मास्टर है। हम एक ही बात में इनसे हम मात खाने के लिए खाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि देरा में अगर इन्होंने टांग ना अड़ाई होती तो आज वो कैंपस फुल फ्लेश काम कर रहा होता। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ कांग्रेस पार्टी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही। आज उस यूनिवर्सिटी को क्या इवॉल्व होने में टाइम नहीं लग रहा है? इसी तरह और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी टाइम लगेगा। जेपी यूनिवर्सिटी जब शुरू हुई थी, आपको हैरानी होगी, आज से 7 साल पहले यहाँ फैकल्टी 1 साल के लिए टिकती नहीं थी कि कौन रहेगा यहाँ पहाड़ों में। आज उसी यूनिवर्सिटी ने अब जब रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो आज इट इज वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस। 1-2 साल में 12 यूनिवर्सिटी ने जितने प्लेसमेंट कैंप्स लगाए हैं, उतनी किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं लगाए। ये एक पहलू है। शिक्षा का दूसरा पहलू है, हिमाचल प्रदेश में हम सब पार्टियां, ये हम एक दूसरे पे दोष लगाते हैं कि यहाँ 70% इंडस्ट्री में जो हिमाचलियों को होना चाहिए नहीं होते हैं, ये होता है वो होता है। पावर प्रोजेक्ट में बाहर से लोग आ रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन इज स्किल। डू वी हैव स्किल्ड लेबर? डू वी हैव स्किल्ड इंजीनियर्स? आर वी प्रोड्यूसिंग एनफ मैन पावर फॉर देम? नो। हु विल प्रोड्यूस? इट इज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतने पावर प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने क्या किया? हमने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस को पूरी तवज्जो दी। जो गवर्नमेंट सेक्टर में, वो क्यों नहीं आप लोग बोलते? चाहे वो फैशन टेक्नोलॉजी है, चाहे होटल मैनेजमेंट है, चाहे होटल एंड केटरिंग है, चाहे आपकी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, चाहे हमने हाइड्रो पावर, ये वीरभद्र सिंह बताया क्यों रोक के रखा उसको? कब से एनटीपीसी के साथ गवर्नमेंट का एमओयू साइन हो चुका है। हिमाचल जमीन देने के लिए तैयार है, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा लगाने के लिए तैयार है, एनटीपीसी अपनी हिस्सेदारी तय कर चुकी। इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एंड दे आर स्टॉपिंग इट। क्यों? इलेक्शन के बाद देखेंगे क्यों 1.5 साल में उसका शिलान्यास नहीं हुआ। खुद करना चाहते हैं। और ये हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज किसने सोचा? भारतीय जनता पार्टी। पॉलिटेक्निक, आज हर डिस्ट्रिक्ट में एक पॉलिटेक्निक। वी आर ट्राइंग फॉर स्किल डेवलपमेंट। हमने प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया नर्सिंग के लिए। आपने देखा नर्सिस की कितनी कमी है आज। आज यही लोग शोर मचा रहे हैं, नर्स नहीं है जी, वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स। सीटें एमबीबीएस की 200 किसने की? बीजेपी ने। पीजी की सीटें किसने बढ़ाई? बीजेपी ने। नर्सिंग कॉलेजेस 12-13 किसने खोले? हमने खोले।
डेंटल कॉलेजेस के अलाउ किसने किए? पीपीपी मोड में किसने खोले? हमने खोले। उसके बावजूद शिकायत है। किस बात की शिकायत है? और 5 साल कितना बहुत कम समय होता है। आप 5 साल और दीजिए, हिमाचल की तस्वीर बदल के रख देंगे। एक बात और कपाडिया साहब, जिन आप इंस्टीट्यूशंस के आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशंस, उसमें से बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नए कॉलेजेस का खुलना या प्रोफेशनल कॉलेजेस का खुलना, वो एक अलग बात रहती है। तो यही एक चीज रहती है कि अगर यही यूनिवर्सिटीज या यही इस तरीके के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अगर गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किए जाएं, जिसकी वजह से हमारे हिमाचल में एक स्किल डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट शुरू हो और हमारे पास अच्छी मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स पैदा हो सके, इसके लिए अभी आप क्या करने जा रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक है, और लगभग उतनी ही पॉलिटेक्निक जो है प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बराबर है। ITI सारे गवर्नमेंट, लगभग 3/4 जो ऑफ देम आर गवर्नमेंट सेक्टर। हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज हैज बीन कंसीव्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। जो प्रगति नगर कोटखाई में डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो इंजीनियरिंग कॉलेज, अटल बिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज, वो गवर्नमेंट सेक्टर में। टेक्निकल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट सेक्टर में। टांडा की अपग्रेडेशन गवर्नमेंट सेक्टर में। IGMC में सीटों का बढ़ाना, PG सीटों का बढ़ाना, नर्सिंग कॉलेज फिर से शुरू करना IGMC में, क्या वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है? लेकिन एक लिमिटेशन है, गवर्नमेंट के पास पैसे कितने? पैसे देने के लिए तो केंद्र सरकार के पास 100 बहाने हैं। वो जो भेदभाव कर रही है वो कुछ नहीं है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? आप तो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, हिमाचल की जनता भी बेवकूफ नहीं है, कांग्रेस बना नहीं सकती। BBMB का केस 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ, 7.19% भाग जो है हमें मिलना चाहिए था। आज सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा था कई सालों से, उसमें केंद्र सरकार हिमाचल के हितों के विरुद्ध हल्फनामा दायर कर रही कि नहीं, इनका कुछ नहीं बनता, बहुत साल हो गए, आगे का सोचो, प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली कुछ नहीं मिलना चाहिए। दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें वीरभद्र सिंह मंत्री, आनंद शर्मा मंत्री, कांग्रेस की सरकार, सोनिया गांधी अब आगे दहाड़ेंगे किस मुंह से? 4250 करोड़ रुपए का बिल हमने उनको पेश किया है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के तहत, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत। वो किसने रोक के रखा है जनाब? 6 महीने पहले, 7 महीने उसको हुए हो गया, वो पूरा वेट कर लिया, उन्होंने कुछ उस पर कट भी लगा दिया, लेकिन रिलीज नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा? क्या मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे होंगे शायद कि वीरभद्र सिंह की कांग्रेस कभी सत्ता में आएगी? इस बार आने वाली नहीं है। मिशन रिपीट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल। आपने देखना कुछ दिनों, ठीक है। और ये पैसा आएगा तो आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में और बहुत कुछ देखेंगे आप। कपाडिया जी, यही उम्मीद रखते हैं बीजेपी से। जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो रहा है, उसके बारे में आप कुछ कमेंट देना चाहेंगे, या ये बताएंगे कि बीजेपी का आने वाला मैनिफेस्टो कांग्रेस मैनिफेस्टो से किन चीजों में आगे होगा? कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे पहले तो मुझे हंसी आती है और उसकी विश्वसनीयता पे बहुत शक रहता है। 2009 में लोकसभा इलेक्शन थे, कांग्रेस पार्टी ने नेशनल लेवल पे मैनिफेस्टो जारी किया। उनके 2-4 मुद्दे आपको बता दूं कि हम 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे। वो 100 दिन में महंगाई तो क्या दूर की, 100% महंगाई बढ़ा दी इन 3 सालों में। उन्होंने कहा हम 6 महीने में ब्लैक मनी स्विस बैंकों से ले आएंगे। किससे डर के? क्यों नहीं लाए? क्या इनके किन्हीं लोगों का वहां धन पड़ा हुआ है? इसी तरह इन्होंने क्या कहा था कि हम 1 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष नौकरी का व्यवस्था करेंगे। आज हालत यह है कि 1 करोड़ लोग पिछले 3 सालों में हाईली टेक्निकल जॉब्स छोड़ चुके हैं, जिनको पिंक स्लिप्स दे दी गई हैं, वो बेचारे घर में बैठे हैं। डिग्रेडेशन हो रही है, एयरलाइन कंपनीज फेल हो रही है। जॉब्स पैदा करना तो दूर, देश की अर्थव्यवस्था जो है वो तहस नहस करके रखती। क्या किस मैनिफेस्टो पे आप विश्वास करेंगे? आनंद शर्मा जी कहते हैं हम यहाँ पारदर्शी सरकार, स्वच्छ सरकार, ये सरकार, वो सरकार। पिछला कार्यकाल कैसा रहा है? जिस सरकार के लिए उन्होंने जिस व्यक्ति को भेजा है, वीरभद्र सिंह जी को, क्या वो घोटालों से घिरे हुए नहीं? हर 4 दिन सोने नहीं देते आराम से, एक नया घोटाला पेश हो जाता है।
लेकिन ये आप ये देखिए ना, इलेक्शंस के टाइम पे ही क्यों उभर के आ रहे हैं? ये पिछले क्रम है जो कभी ना कभी तो सामने आने हैं भैया। लेकिन सरकार आपकी थी, आप इन्हें पहले भी ये केंद्र सरकार ने निकाले हैं घोटाले, हमने नहीं निकाले हैं। 2000 करोड़ रुपए का जो आयरन स्क्रैप घोटाला है, किसने निकाला? सीएजी ने। और उसकी जिम्मेवारी किसने इन पे डाली? बेनी प्रसाद वर्मा, जो आज इस्पात मंत्री। उन्होंने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं, ये वीरभद्र सिंह की जिम्मेवारी है, उनके कार्यकाल में हुआ। उसमें कहाँ रेवड़ियां बटी? ये जो रिश्वत घोटाला है जो इस्पात ग्रुप का है, आज ये कहते हैं कि मैंने किसी को फायदा नहीं पहुंचाया। आप जानते हैं 700 करोड़ रुपए की डिफॉल्टर कंपनी है, उसके डिफॉल्ट को दबाए रखना भी की कीमत भी इतनी है। करने की जरूरत नहीं है, केवल फाइल दबाने के भी पैसे मिलते हैं वहां। और वीबीएस के वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में हमने सारा उनका स्टाफ छान मारा है। वीवीएस और एपीएस वही हैं जिनका आप लोगों को भी शक है। इस बात से कैसे इनकार कर सकते हैं? कौन सी पारदर्शी सरकार? और पिछली जो 2400 परमिशनें दी जिन लोगों ने हिमाचल को बेच खाया इंडस्ट्रियल पैकेज के नाम पे, पावर प्रोजेक्टों के नाम से, वो ये आज पारदर्शी सरकार देंगे? हमारी सरकार ने लोकायुक्त बिल लाया, उसको पास करवाया, पास करवाने के बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा, आज तक प्रेसिडेंट से साइन होके नहीं आ रहा। इनका मैनिफेस्टो, व्हाई इज इट साइलेंट ऑन इट? चुप क्यों है लोकायुक्त के ऊपर? कौन सी पारदर्शी सरकार? कैसी पारदर्शी सरकार? पारदर्शी तो तब होगी जब आपकी जवाबदेही तय होगी, जब पॉलिटिशियन की जवाबदेही तय होगी, ब्यूरोक्रेट की जवाबदेही तय होगी, तब पारदर्शी सरकार बनती है। वादों से, लारों से, लप्पों से नहीं होती। मुझे तो लगता है ये मैनिफेस्टो भी वैसे हैं, ऐसे वादे सब करते हैं, लेकिन किया गया इन्होंने आज तक? कोई नई नीति है उसमें? क्या धूमल सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान बागवान समृद्धि योजना जैसी कोई योजना है? क्या इन्होंने सोचा कि हमने इस हिल स्टेट में जहां पानी नहीं मिलता है बरसात के अलावा, उसमें माइनर इरिगेशन से हम पॉली हाउसेस के थ्रू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें? क्या इन्होंने कभी सोचा है कि यहाँ पे और कुछ नहीं तो घासनियाँ तो बहुत हैं, जानवर पालने के लिए, पशुधन बढ़ाने के लिए कोई योजना ले आए, कोई दूध की उत्पादकता बढ़ाई जाए? तो 300 करोड़ रुपए की दूध गंगा योजना प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के दिमाग की उपज। आज 6 मध्यम और बड़ी सिंचाई योजनाएं इस देश में चल रही हैं, पूरी होने वाली। मैं चाहूंगा प्रदेश की जनता से कि आप हमें 5 साल और दीजिए, आप फल देखिए आप क्या देंगे आपको। इन सिंचाई योजनाओं से जब सिंचाई होगी तो हमारे जितने क्रॉप बियरिंग एरियाज हैं उनमें बहुत लाभ होने वाला है। लेकिन वो क्योंकि समय बहुत लगता है उसके कंप्लीशन में, पैसा बहुत लगता है, कोई 200 करोड़ रुपए की है, फिनासिंग कनाल 300 करोड़ रुपए की, कोई शान है प्रोजेक्ट है 270-80 करोड़ रुपए की, बल परियोजना है, नादौन है, कितनी बड़ी बड़ी सिद्धांता है कांगड़ा के लिए, और जो चंगर की हमने लागू कर दी। इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं के आप लाभ तो देखिए, कितने हजारों एक हेक्टेयर जमीन में आज सिंचाई हो रही है, लाभ किसको है? किसानों को। गवर्नमेंट को क्या मिलता है उसमें? लेकिन हमने कंसीव किया कि हम ये करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने किया कंसीव। स्वायत्त दोषारोपण, दुष्प्रचार, पिछले इलेक्शन की तरह भ्रष्टाचार। एक बहुत अहम मुद्दा है, मैं आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ। वीरभद्र सिंह की आजकल में पब्लिक जो सभाएं कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है। इतना सीनियर लीडर जो अपने आप को कहता है 5 बार मुख्यमंत्री में रहा हूँ, 2 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, 3 केंद्रीय मंत्रालय संभाले रखे हूँ, वो जनसभाओं में क्या कहते करते हैं? मेरे पे जादू टोना हो रहा है, मेरे पुतले फूके जा रहे हैं, मेरी आंखों में तेल छिड़का जा रहा है। हाउ इज पीपल कंसर्न विद इट? खुद बगला देवी में रात रात बैठे रहते हैं और वो इल्जाम लगा रहे हैं औरों पे। क्या जादू टोने से वोट मिलनी है? अच्छे भले हैं, हेल एंड हार्टी, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वो और भी उनको सेहत प्रदान करे भगवान। लेकिन ये जादू टोने के मुद्दों पे चुनाव मत लड़िए आप, बिल्कुल घृणा, पूरे देश में हमें शर्मिंदगी होती जब वो जगह जगह जाके कहते हैं कि वो फलां आदमी मेरे लिए मिर्चें फूंक रहा है। अरे ये रड़क हिमाचल में जो भाजपा ने विकास किया है, ये रड़क आपकी आंखों में उसकी है, मिर्चों की नहीं है। ये सुधार होना चाहिए, मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी सरकार ने कहा हम अपनी उपलब्धियों पे लड़ रहे। अच्छा है बुरा है जो भी है, जनता फैसला करेगी।
पीपल आर सुप्रीम, डेमोक्रेसी है। लेकिन इस जादू टोने में हम चुनाव नहीं लड़ने वाले। चलिए कपालिया जी, हिम समाचार से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। ये अब 4 नवंबर को तय हो जाएगा कि जादू टोना काम करते हैं या विकास या प्रगति। धन्यवाद। धन्यवाद।